हेलो एवरीवन। तो मैं क्लास 11th के लिए एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ और यकीन मानिए जो 11th क्लास के बच्चे हैं, जिन बच्चों ने कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ की है, अगर वो ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो जो भी टर्म्स आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा वो जब तक अकाउंटिंग स्टडी करेंगे ये टर्म्स उनके काम आने वाली हैं, है ना। तो ध्यान से हाथ में एक रजिस्टर रखिए, एक पेन रखिए और साथ साथ जो जो चीज़ें मैं बताता जा रहा हूँ इसकी आप अपने पास नोट्स बनाते चलिए, है ना। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये टर्म्स ध्यान से सुनना। जितनी भी चीज़ें मैं बताऊँगा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके। दूसरी चीज़, अब कॉमर्स में आप आ गए हो और जैसा कि आपको पता है ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और मैंने जैसे कि पहली वीडियो में भी बताया था कि अगर आप एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अच्छे से करना चाहते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आपका थ्योरेटिकल बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो चलिए मैं इस कंटेंट को शुरू करता हूँ। तो आज मैं कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की बात करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने बोला कि जब तक अकाउंटिंग पढ़ेंगे ये आपके काम आएंगी। तो सबसे पहली जो टर्म है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। यानी कि एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होता क्या है, इसको जनरल लैंग्वेज में हम बोल देते हैं कोई भी लेन देन, कोई भी हिसाब किताब का लेन देन। जो बिजनेस में आप लेन देन करते हैं उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और क्योंकि हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं और जब अकाउंटिंग की बात करेंगे तो बिना लेन देन का आप हिसाब किताब करेंगे किस चीज़ का, है ना। तो जनरल लैंग्वेज में मतलब है लेन देन। अब अकाउंटिंग की लैंग्वेज में मैं बात करूं, अकाउंटिंग की सेंस में मैं बात करूं तो मैं क्या बोलूँगा, अ ट्रांजैक्शन, अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज दैट विच ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जो एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर चेंज ले आए। अब फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज लाने का क्या मतलब है बेटा, फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज लाने का मतलब है कि बिजनेस की कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के अंदर चेंज आएगा। यानी कि या तो एसेट्स बढ़ जाएंगी या एसेट्स कम हो जाएंगी। अब ये एसेट्स क्या होता है, जनरली ये समझ लीजिए जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे मान लीजिए एक शॉप है, शॉप के पास कुछ स्टॉक पड़ा है जिसे वो अपने कंज्यूमर्स को, अपने कस्टमर्स को सेल करेगा। तो वो जो स्टॉक है वो बिजनेस के लिए क्या है, एसेट है। क्या है, एसेट है। और जब वो सेल करेगा तो क्या होगा, उसकी एसेट रिड्यूस हो जाएगी ना, है ना। अब लायबिलिटी का मतलब होता है कि जो हमने किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करनी हो उसे हम लायबिलिटी बोलते हैं। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब जनरली कोई ऐसा लेन देन जिससे बिजनेस की एसेट्स यानी कि प्रॉपर्टीज या जो उसकी देनदारियां हैं, जो उसने पैसे देने हैं। जैसे मान लो मैंने किसी के पैसे देने हैं, अगर मैं उसके पास जाके मैंने किसी के 50,000 रुपीज़ फॉर एग्जांपल देने हैं। अब मैंने 20,000 रुपीज़ उसे जमा करवा दिए। अब मैंने कितने देने हैं, 30,000। यानी कि बिजनेस की लाइबिलिटीज में क्या आ गया, चेंज आ गया ना, तो उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन बोला जाएगा। यानी कि कोई ऐसा लेन देन जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो, यानी कि एसेट्स या लाइबिलिटी में चेंज हो। अब जनरली इस बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर फीचर्स क्या क्या होंगे, क्या क्या क्वालिटीज होंगी जिससे वो बिजनेस ट्रांजैक्शन बन जाएगी। सबसे पहली चीज है मनीज वर्थ, यानी कि वो मनी में मेजरेबल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज ट्रांसफर ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स। अब जनरली आप एक बिजनेसमैन है तो आप क्या करेंगे, सेल परचेज करेंगे ना। अगर आप किसी को गुड्स सेल कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो भी क्या बन जाएगी, बिजनेस ट्रांजैक्शन बन जाएगी। अब एक तो चीज हम यूज करेंगे ट्रांजैक्शन, एक चीज हम यूज करते हैं इवेंट। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब जिससे कोई फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आए, एसेट्स या लाइबिलिटी में चेंज आए। अब मैं फीचर्स की बात कर रहा था तो मैंने बात किया ट्रांसफर ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है। अब एक चीज तो मैं ट्रांजैक्शन यूज करूंगा, एक वर्ड मैं यूज करूंगा इवेंट बिजनेस में। अब ये दोनों चीजें इंटर रिलेटेड हैं। अब यहां पर तो फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आ जाएगा। अब बेटा इवेंट क्या होगा, अब बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिजल्ट बोल लीजिए आप। बिजनेस ट्रांजैक्शन का आउटकम इसे रिजल्ट बोला जाता है या इवेंट बोला जाता है। यानी कि मैं लेन देन करूंगा, बिजनेस ट्रांजैक्शंस करूंगा तो साल के लास्ट में मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, क्या कैलकुलेट करूंगा, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करूंगा ना। तो प्रॉफिट लॉस किस चीज का रिजल्ट है, ये इवेंट है। ये किस चीज का रिजल्ट है, बिजनेस ट्रांजैक्शन का। जो लेन देन हुआ तभी तो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया आपने। और एक और चीज,
जनरली एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक, जब आप माल बेचेंगे, जब आप सेल परचेज करेंगे तो साल के लास्ट में कुछ ना कुछ माल आप बिजनेसमैन के पास पड़ा बिना बिका हुआ पड़ा रह जाएगा ना, तो वो भी तो क्या हुआ, जितना बिकना था बिक गया, जो सेल परचेज होती रही लास्ट में बच गया। इनका रिजल्ट लास्ट में, मैंने परचेज किया था कोई माल आगे बेचने के लिए, अब मान लो मैंने 2 लाख रुपए का माल परचेज किया था और आगे जब मैंने उसे बेचा तो मैं 1,50,000 का 1.5 लाख रुपए का माल ही बेच पाया, तो 50,000 का माल मेरे पास बच गया, तो वो क्या बन गया, क्लोजिंग स्टॉक। अब इसके बिजनेस ट्रांजैक्शन के एग्जांपल्स क्या रहेंगे, सेल परचेज ऑफ गुड्स, है ना। अब ट्रांजैक्शन 2 तरह की हो सकती है, कैश भी हो सकती है और क्रेडिट भी हो सकती है, ये तो आप समझदार हैं। आजकल अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं ना, तो कुछ एक फील्ड्स ही ऐसी हैं जहां पर सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं। जैसे कि आप इजी डे पे जाएं, वहां पे आपकी उधार नहीं होगी। कुछ किसी मॉल पे जाएं, गुड़गांव में बहुत सारे मॉल हैं, अगर आप वहाँ जाएंगे तो बहुत कम ऐसे मॉल होंगे, या मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है कि कोई मॉल आपको क्रेडिट ट्रांजैक्शन आप कर पाते हो, है ना। यानी कि क्रेडिट कार्ड वाली ट्रांजैक्शन के साथ इसे इन्वॉल्व मत करना, यानी कि वो उधार नहीं दे रहे आपको, ठीक है। तो जनरली ट्रांजैक्शन 2 तरह की होंगी, कैश या क्रेडिट। तो उधार की ट्रांजैक्शन भी चलती हैं आजकल के मार्केट में। अगर आप हम सिरसा की बात करें तो यहाँ पर बाजार में कोई ऐसा दुकानदार नहीं होगा जो सिर्फ कैश पे काम करता होगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी होती है और कैश ट्रांजैक्शन भी होती हैं। आई मीन जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो कैश बिजनेस ट्रांजैक्शन भी हो सकती है और कैश और क्रेडिट बिजनेस ट्रांजैक्शन भी हो सकती है। आई होप आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन और इवेंट का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टर्म जो मैं यूज करने वाला हूं जो है अकाउंट। आप देख सकते हैं अकाउंट, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में खाता, है ना। तो अकाउंट का मतलब क्या होता है, पहले इसका जनरल सेंस में मतलब समझेंगे। अकाउंट का मतलब होता है बेटा एक ऐसी जगह जहां पर आप अपनी ट्रांजैक्शन का लेखा जोखा रखेंगे, जहां पर आप अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे टाइम वाइज या कुछ स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करते हुए, उसे अकाउंट बोला जाता है। यानी कि अब आप ये वर्डिंग भी पढ़ सकते हैं, अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस। एक जगह पर हम एक पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस को समरी के वे में रिकॉर्ड करेंगे, उसे हम अकाउंट बोलेंगे। जैसे आप कभी किसी जगह पर किसी दुकान पे या कुछ भी सामान खरीदने जाते हैं ना, तो कई बार हमारा वहाँ पे खाता चलता होता है, तो हम उसे जाके क्या बोलते हैं, भैया बताना मेरा क्या हिसाब किताब है। तो वो कहता है भाई साहब 2 मिनट वेट कीजिए। वो अपना, या तो अगर मैनुअल सिस्टम है तो वो अपनी एक नोटबुक से निकाल लेता है, बुक निकाल लेता है, जिसे हम खाता बही भी बोलते हैं। या अगर वो टैली फॉलो करता है या कंप्यूटर के अंदर उसका रिकॉर्ड है, तो वो जैसा आपका नाम या कोई आईडी उसमें फिल करेगा तो सारा रिकॉर्ड निकल आएगा उसके सामने और वो बताएगा भाई साहब आपसे हमने 1,000 रुपया और लेना है ना। तो खाता क्या होता है, अकाउंट क्या होता है, एक ऐसी जगह जहां पर आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब अकाउंट्स के अंदर हम जो आप स्टडी कर रहे हैं वहां पर हम टी शेप अकाउंट फॉलो करते हैं। ये टी शेप बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ये टी शेप अकाउंट हम फॉलो करेंगे आगे तक, ये बार बार ये टी शेप अकाउंट आता रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आपने कभी सुना हो तो एक वर्ड यूज होता है डेबिट, एक वर्ड यूज होता है क्रेडिट। तो जनरली अभी इसके ऊपर मैं और डिटेल में वीडियोस बनाऊंगा, पर जनरली अभी तक आप ये समझ लीजिए, ये जो टी शेप अकाउंट होता है इसकी लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं, डेबिट, और इसकी राइट साइड को क्या बोलते हैं, क्रेडिट। अभी तक आपके लिए इतना समझना सफिशिएंट है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है उसे बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं, कैपिटल, और हिंदी में इसको बोलते हैं पूंजी, ठीक है। अब कैपिटल क्या होता है, पूंजी क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना इतनी पूंजी लगी हुई है मेरी, इतनी कैपिटल लगी हुई है मेरी। अब कैपिटल का मतलब होता है कि जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है, इसे हम इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक बिजनेस में कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितने पैसे लगे हुए हैं, इसको जनरली समझने के लिए हम ये बोलते हैं। पर अगर मैं ब्रॉड सेंस की बात करूं तो एक जो इन्वेस्टर है, जो मालिक है, जो ओनर है, वो चाहे बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करे, चाहे वो मनी लगाए, चाहे वो स्टॉक लगाए, भी मैंने इतने लाख रुपए का माल लगा दिया, या अपनी कोई और एसेट इन्वेस्ट कर दे बिजनेस में, तो हम बोलेंगे इन सभी का कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, कैपिटल बन जाएगा।
आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चाहे पैसे इन्वेस्ट करे, बिजनेस में लगाए, चाहे उसके पास मान लो कपड़े का काम कर रहे हैं, कपड़े के काम में 5 लाख रुपए लगा दिए, या उसके पास 2 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा ही था, माल पड़ा ही था, वो भी उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी, या कोई और एसेट अपनी बिल्डिंग लगाई, या कोई और चीज़ अपनी कोई गाड़ी वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी, उसने बिजनेस में लगा दी, किसी में बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करूँगा। तो ये सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन क्या बोलूँगा, ये सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन वो क्या बन गई, उसकी कैपिटल। अब कैपिटल एक इंटरनल लाइबिलिटी होती है बिजनेस के लिए। अब आप कहेंगे मैंने, मान लीजिए मैं अपने बिजनेस में पैसे लगा रहा हूँ, अब बिजनेस में मैंने 5 लाख रुपए लगा दिए, अब यानी कि मैंने बिजनेस में कितने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, मेरी कैपिटल कितनी है, 5 लाख रुपीस, ठीक है। अब जो ये मेरी कैपिटल है, ये मेरे बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, यानी कि बिजनेस ने मुझे 5 लाख रुपए देने हैं। ये आगे वाली वीडियो में इसका कुछ प्रिंसिपल आएगा, इसका डिटेल में मैं आपको क्लियर करूंगा कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। पर जनरली ये समझ लीजिए कि एक प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जो ये कहता है बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग होते हैं। जो हम बिजनेस के अंदर जितने भी रिकॉर्ड रखते हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शन करते हैं, दोनों को अलग अलग समझ के किया जाता है, ठीक है। तो जितने पैसे एक ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, वो पैसे बिजनेस के लिए क्या बन जाती है, लायबिलिटी, यानी कि उस बिजनेस ने ओनर को पैसे रिटर्न करने हैं। अब डूबाने के लिए पैसे तो नहीं लगाते ना बिजनेस में, हम ये मानते हैं ना मैंने 5 लाख रुपए लगाए तो वो 10 लाख बना के देगा बिजनेस मुझे। तो बिजनेस के लिए कैपिटल क्या है, इंटरनल लायबिलिटी, क्योंकि बिजनेस के अंदर अंदर का सिस्टम है तो इंटरनल लायबिलिटी बोल देते हैं। अब कैपिटल कम भी हो जाती है जब ओनर अपने पैसे वापस निकाल ले। अगर बिजनेस में मैंने 5 लाख रुपए लगाए थे, 1 साल बाद मुझे लगने लगा नहीं यार, मुझे लगता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर बिजनेस से ना पैसे अपने वापस निकाल लेने चाहिए, कहीं और इन्वेस्ट कर देनी चाहिए। तो 5 लाख रुपये में से मैं क्या करूंगा, मैं 1 लाख रुपये विड्रॉ कर लूंगा, निकाल लूंगा। अब मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी रह गई, अब मेरी कैपिटल कितनी रह गई, 4 लाख रुपीज़। तो जब मैं पैसे निकाल लूंगा तो कैपिटल क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ये तीसरी टर्म थी, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब एक और टर्म है आगे, ड्राइंग्स, हिंदी में इसे बोलते हैं आहरण। अब जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, कैपिटल का मतलब था जो पैसे इन्वेस्ट किए गए बिजनेस के अंदर। अब ड्राइंग का मतलब क्या है कि जब एक ओनर अपने किसी पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसे निकाल ले तो क्या बोलेंगे, उसने क्या कर दिया, उसने क्या कर ली, ड्राइंग्स कर ली। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही फेमस रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है सिरसा के अंदर, जिसे हम बोलते हैं फैशन कैंप। अब फैशन कैंप, उसका काम क्या है, सेल परचेज करना, रेडीमेड कपड़े बेचते हैं, पीछे से खरीद के लाते हैं, आगे और सेल कर देते हैं। अब बेटा क्या हुआ, एक बार जो उसका ओनर है उसके बेटे की शादी है, खुद के बेटे की शादी है, और आपको पता है खुद के बेटे की जब शादी होगी तो उसके लिए कपड़े लेने पड़ेंगे। अब आप मुझे ये बताइए, क्या वो बाजार से कपड़े लेने जाएंगे, नहीं, वो क्या करेंगे, वो अपनी शॉप से ही कपड़े ले लेंगे। अब उनका पर्सनल यूज है कि बेटे की शादी है, अब बहुत सारे रिश्तेदारों को भी कपड़े देने हैं, तो वो अपनी शॉप में से ना कपड़े निकाल रहे हैं। किस लिए भैया, जो रिश्तेदार है ना उनको हमने कपड़े देने हैं, नहीं तो जीजा जी रूस जाएंगे आपके, है ना, नहीं तो कोई और रूठ जाएगा आपके परिवार में, तो उन्हें हम अच्छे अच्छे कपड़े देंगे और अपने बिजनेस में से निकाल के और उनको दे देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो फैशन कैंप के ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से माल निकाल लिया, गुड्स यूज कर ली, तो हम उसे बोलेंगे ड्राइंग। अब ड्राइंग का मतलब गुड्स निकाल लें तब भी ड्राइंग है, अगर वो कैश निकाल ले, यानी कि अगर मान लो फैशन कैंप का ओनर है 10 लाख रुपए निकाल ले, भी मैंने लगाने हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, 10 लाख रुपए बिजनेस में से निकाल लें, तो हम उसको भी क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। चाहे अमाउंट है चाहे गुड्स है, इट मीन्स अमाउंट और गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज वुड बी टर्म्ड एज ड्राइंग्स। अब ये थोड़ी सी चीज़ें याद रखना कि गुड्स टेकन एट परचेज कॉस्ट, मैंने जिस कॉस्ट पे माल, फैशन कैंप के ओनर ने जिस कॉस्ट पे माल परचेज कर रखा होगा ना, जैसे मान लो उसने 4 सूट निकाले हैं अपने रिलेटिव को देने के लिए, और एक सूट उसने जब परचेज किया था पीछे से तो 10,000 रुपये का एक पड़ता था उसको। अब 4 जो है, हो सकता है बाजार में वो एक सूट 20 का बिकता हो, तो 20,000 के हिसाब से तो 80,000 हो गए, पर अब वो ड्राइंग कितने की लेगा, 10,000 इंटू 4, 40,000, यानी कि उसकी परचेज कॉस्ट लेगा उन जो भी वो एज अ ड्राइंग कैलकुलेट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी का मतलब हिंदी में बोलते हैं दायित्व, यानी कि ऐसी अमाउंट जो हमने किसी को पे करनी हो,
हमारे ऊपर पैसे चढ़े हुए हैं किसी के, या हमने किसी के पैसे देने हैं, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी। अब इसको समझाने का एक और तरीका भी है। जैसे मान लीजिए मेरा करंट का कोई एक्सपेंस है जो मैंने आज करना है, इस एक्सपेंस को अगर मैं फ्यूचर में ले जाऊं तो वो लाइबिलिटी बन जाएगी। कैसे? जैसे मान लीजिए आज 17 अप्रैल है, 17 अप्रैल है, आज मैंने राम के 10,000 रुपये देने हैं। मैंने राम से कुछ परचेज किया, उसे 10,000 रुपये मैंने अभी देने हैं। फिर मैंने क्या बोला, राम यार आज 17 तारीख है, मैं आपको आज नहीं दूंगा पैसे, मैं आपको दूंगा 25 तारीख को। तो 25 तारीख तक ये क्या बन जाएगी, मेरी लाइबिलिटी, क्योंकि मैंने उसको पैसे देने हैं ना, तो ये मेरी लाइबिलिटी है। अब लाइबिलिटी के कुछ लाइबिलिटी का कुछ मैंने क्लासिफिकेशन किया है, जिसमें लाइबिलिटी जनरली दो, वैसे तो हम इसका फर्दर क्लासिफिकेशन भी मैं करूंगा, पर जनरली लाइबिलिटी दो तरह की होती है। इसे बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी और एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब विद इन बिजनेस अगर पे करने हो, जैसे मैंने अभी आपको बोला, बिजनेस के ओनर ने जो कैपिटल लगा रखी है वो बिजनेस के लिए क्या है, इंटरनल लाइबिलिटी। तो जो बिजनेस के ओनर के लिए जो लाइबिलिटी बनती है बिजनेस की, हम उसे इंटरनल लाइबिलिटी बोल देते हैं। अब जो थर्ड पार्टीज को पैसे हमने बिजनेस के बाहर किसी और एक्स के वाई के जेड के पैसे देने हैं, तो वो क्या बन जाएगी, हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी, यानी कि बिजनेस के बाहर के लोग हैं उन्हें हमने पैसे देने हैं। अब फर्दर इसका क्लासिफिकेशन हम ये भी कर सकते हैं, करंट लाइबिलिटी भी बोलते हैं और नॉन करंट लाइबिलिटी भी बोलते हैं। करंट लाइबिलिटी का मतलब जो पैसे हमने 1 साल के अंदर अंदर पे करने हो वो हमारी क्या होती है, करंट लाइबिलिटी। और जो 1 साल के बाद, 2 साल में, 4 साल में, 6 साल में, 8 साल में, जैसे मानो मैंने लोन लिया है बैंक से, 4 सालों के अंदर उसे पेमेंट करनी है, 4 सालों के अंदर मुझे 4 सालों तक का टाइम है मेरे पास उस लोन को चुकाने का, तो वो मेरी कौन सी लाइबिलिटी बन जाएगी, नॉन करंट लाइबिलिटी, या इसे हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है। अब एक है करंट लाइबिलिटी, जो 1 साल के अंदर अंदर मैंने पैसे चुकाने हो किसी के। जब 1 साल के अंदर अंदर किसी को पैसे चुकाने होते हैं तो वो मेरी कौन सी लाइबिलिटी बन जाएगी, करंट लाइबिलिटी। ये देखो मैंने लिख भी रखा है, विद इन 1 ईयर यू हैव टू पे विद इन 1 ईयर, और व्हेन यू आर गेटिंग अ टाइम पीरियड to repay your loan after 1 year, in 2 years, 4 years, 5 years, that would be termed as your non-current liability. I think it is clear to you. Okay, the next topic is, it is asset. अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे, और ये बार बार यूज़ होगा बेटा, इसे ध्यान से समझते रहें, लिखते रहें। जो वर्डिंग मैं आपके लिए बार बार यूज़ कर रहा हूँ ना, ये वर्डिंग जो है ये कई बुक्स का कॉम्बिनेशन है, ये सिर्फ डीके गोयल नहीं है, पर क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो डीके गोयल के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो मैं उसके कॉन्सेप्ट करवाता जाऊँगा। एक और चीज़, मैं हो सकता है कि ये थोड़ी सी जो वीडियोस हैं इसके अंदर मैं थोड़े टॉपिक कवर कर रहा हूँ। मैं चाहता तो इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स भी कवर कर सकता था, पर स्टार्टिंग के अंदर हम अपनी स्पीड धीरे बढ़ाएंगे, ताकि आपको शुरू में सब समझ आने, जैसे ही आपको समझ आने लग जाएगा तो मैं अपनी स्पीड भी तेज कर दूंगा। ठीक है। अब है एसेट। जनरली इसको समझने के लिए एक बिजनेस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसे हम एसेट बोल देते हैं। जैसे आपके पास प्रॉपर्टी है ना, ऐसे बिजनेस की प्रॉपर्टी है, बिजनेस की बिल्डिंग है ना, बिजनेस के लैंड ज़मीन है, बिजनेस की मशीनें हैं, है ना, बिजनेस की कोई गाड़ी है, तो वो सारी उसकी क्या है, एसेट। अब अकाउंटिंग के अंदर इसका क्या मीनिंग है, एनीथिंग विच विल एनेबल द फर्म टू गेट कैश और एन इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर। कोई ऐसी चीज जो एक बिजनेस को फ्यूचर के अंदर बेनिफिट देने वाली है, उसे हम क्या बोलते हैं, बिजनेस की एसेट। एक ऐसी चीज जो कोई इकोनॉमिक बेनिफिट देगी किसी भी बिजनेस को फ्यूचर के अंदर, मैं उसे परचेज करता हूं तो फ्यूचर में मेरे को उससे कोई ना कोई बेनिफिट होगा। अगर वो मेरे पास एसेट है तो फ्यूचर में मेरे को कोई ना कोई इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाली है, तो वो मेरी क्या बन जाएगी, एसेट। और जनरली याद करने के लिए द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बिजनेस। अब इसके एग्जांपल क्या होंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, कैश पड़ा है, बैंक बैलेंस पड़ा है, स्टॉक, जैसे मैंने आपको बोला कि साल के लास्ट में या साल की शुरुआत में आपके पास माल पड़ा है, सामान जो आप बेचोगे लोगों को, गुड्स पड़ी हैं, तो वो क्या है, आपके लिए एसेट है। एक डेटर्स वर्ड वैसे आगे भी आएगा, ये टर्म्स के अंदर ही सेपरेट है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने किसी को क्रेडिट के ऊपर 10,000 रुपये का गुड्स सेल किया, मैंने एक्स को 10,000 रुपये का माल उधार पे बेचा, तो एक्स मेरा क्या बन जाएगा, डेटर। इसको हिंदी में बोलते हैं देनदार। उसने मेरे पैसे देने हैं, जो मेरे से उधार पे खरीदेगा माल, जिसने मेरे पैसे देने होंगे, वो मेरा क्या होगा, डेटर होगा। ठीक है जी। अब एसेट के फीचर क्या क्या बनेंगे,
दीज आर प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस। भैया ये प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिसके ऊपर बिजनेस का अधिकार है, बिजनेस उसका मालिक है। उसके बाद टेंजिबल भी हो सकती हैं, इंटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब है जिसको देख सकें, और इंटेंजिबल जिसे देख ना सकें, सिर्फ क्या कर सकें, फील कर सकें। अब आप कहोगे ये कौन सी एसेट होती है? ये होता है जी गुडविल। गुडविल जिसे बोलते हैं फर्म की ब्रांड वैल्यू या इमेज, या जनरली बोल दीजिए एक फर्म का नेम फेम, बाजार में उसका नाम कितना कमा रखा है। अब जनरली आपके दिमाग, अगर आप कुछ परचेज करना चाहते हैं ना, तो सडनली आपकी दुकान, मान लो आपने शूज़ परचेज करने हैं, तो सडनली आपके माइंड में जिस दुकान का नाम आ जाए वो कहेगा जी वो उसकी गुडविल है, मैं तो उसी शॉप से खरीदूंगा यार, उसका सामान सबसे बढ़िया है, जो नाम उसने कमा रखा है। अब ये नाम फर्म को क्या करेगा, ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करने में हेल्प करेगा, क्योंकि बार बार लोग उसी के पास जाएंगे। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम गुडविल, जो कि फर्म की क्या है, इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि उसके पास कितने ही कस्टमर खड़े होंगे इसकी शॉप पे। अब हमें गुडविल दिख नहीं रही है, फील हो रही है यार बहुत लोग आ रहे हैं, इसका बहुत काम है यार, अच्छी चीज़ें देता होगा, या सामान बढ़िया है, या स्टाइलिश चीज़ें रखता है, लेटेस्ट चीज़ें रखता है। ये गुडविल है, ये नेम है उस फर्म का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फीचर है एसेट का, हैव सम वैल्यू अटैच टू इट। कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होनी चाहिए। अब बिल्डिंग है 5 लाख रुपए की, अगर उसकी कोई ना कोई बिल्डिंग कोई वैल्यू होगी तभी वो मेरी एसेट बनेगी, अदरवाइज नहीं। उसके बाद कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, मॉनेटरी टर्म्स के अंदर आप उसे मेजर कर सको। जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं उस कंट्री की करेंसी के अंदर वो चीज़ मेजरेबल होनी चाहिए, है ना, तब वो एसेट बनेगी। 1 लाख की, 2 लाख की, 4 लाख की, कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए और वो मेजर करने लायक होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको 6 टर्म्स करवाई, जिसके अंदर मैंने बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है ये कवर किया, इवेंट क्या होता है, या एक अकाउंट क्या होता है ना, कैपिटल क्या होती है। उसके बाद हमने वो देखा ड्राइंग्स क्या थी, लाइबिलिटी क्या होती है, इंटरनल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो फर्म के अंदर, फर्म के बाहर, या करंट लाइबिलिटी या नॉन करंट लाइबिलिटी, या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, 1 साल के अंदर वाली जो होती है, 1 साल के अंदर अंदर जो पेमेंट करनी हो वो करंट लाइबिलिटी, 1 साल के बाद वाली लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। उसके बाद मैंने आपको बताया एसेट, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाली है फ्यूचर में, जो लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक वगैरह सब, ये कुछ इसके फीचर। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत मज़ेदार लगा होगा, बहुत ईजी से समझ आया होगा। और आपको ये बता दूँ, इसके नोट्स जो हैं आप बना लीजिए, और जैसे भगवान का नाम जपते हैं ना, इस चीज़ का सिमरन करना है आपने कि एसेट ये होती है, लाइबिलिटी ये होती है, आपको अकाउंटिंग के अंदर लाइफ टाइम प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं अजय इस वीडियो के अंदर इस टॉपिक के साथ मैं समाप्ति की ओर जा रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि आप साथ साथ मेरे काम करते रहेंगे। और जैसा कि मैंने बोला, स्टार्टिंग में मैं थोड़ा स्लो रहूँगा, और आने वाले टाइम में जैसे जैसे आपका बेस बन जाएगा तो मैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा बड़ी वीडियोस देने लग जाऊँगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, मैं +1 का सिलेबस अकाउंटिंग का करवाऊंगा, फुल सिलेबस। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, मेरा जो चैनल है वो जो रेड बटन आपको दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब वाला, उसे दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल। और सिर्फ थोड़ा सा आपसे सहयोग इतना ही चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें, ये हमारे लिए एज अ मोटिवेशन काम करता है। तो ठीक है, मैं अजय आप सबका थैंक यू करता हूँ आपके कोऑपरेशन के लिए, और मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।